ठीक है। थर्ड है ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। देखो केस का नाम है आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ, नहीं किया था भैया। ठीक है। जो पढ़ रहे हैं कृपया उसको कंप्लीट करें, पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। ठीक है, कतड़े पढ़ भाई हमारे लिए। थर्ड पॉइंट। Duty to render proper accounts, Section 213. An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand. Rendering accounts does not mean showing the accounts, but the accounts supported by vouchers. Anand Prasad versus Dwarkanath. ठीक है। तो जब भी प्रिंसिपल डिमांड करे एजेंट को उसको प्रॉपर अकाउंट्स दिखाने की बाध्यता होती है, दिखाने चाहिए। ठीक है, एजेंट को प्रिंसिपल को प्रॉपर अकाउंट्स दिखाने चाहिए, नंबर वन। यस सर। प्रॉपर अकाउंट्स दिखाने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स की बुक्स दिखा दी, हाँ ये हमारा P&L है, ये हमारा लेजर है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये सारे अकाउंट्स हैं। ठीक है सर। प्रॉपर अकाउंट्स दिखाने का मतलब होता है कि सर बैक्ड बाय प्रॉपर पेपर वर्क, बैक्ड बाय प्रॉपर पेपर वर्क और वाउचर्स, कि हाँ सही में आपने फर्जी एंट्रियां नहीं मारी हैं। ठीक है, कल को हमारा जश शाह को कोई एजेंट अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है, मान लो हमारा देवांश जश शाह को अपॉइंट करता है कि जाके वहां पर मुंबई से दिल्ली जाके ये काम करके आ। तो जश शाह बोलता है कि देखो रास्ते में मैंने छोले कुलचे खाए, उसका इतना रुपया लगा, 100 रुपीज लगा। फिर उसके बाद में मैंने शाम को छोला भटूरा खाया, उसका 100 रुपीज लगा। तो कहेगा हाँ मैं दे दूंगा, पर भाई इसके बिल्स तो बता, वाउचर्स तो बता। तो ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यार है ना, प्रॉपरली अकाउंट्स जो हैं वो पेपर वर्क के साथ में, वाउचर्स के साथ में सपोर्टेड होने चाहिए। ये सेकेंड लाइन कहाँ से आई, आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ से। पॉइंट नंबर या ड्यूटी नंबर 4, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। पढ़ भाई श्रुति। Agent's duty to communicate with the principal, Section 214. In case of difficulty, an agent must use reasonable diligence in एक second, sir. Communicating with his principal and to obtain his instructions. यदि एजेंट कहीं पर डिफिकल्टी में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे करें, या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई है, तो सर उसको डिलीजेंटली, रीजनेबल डिलीजेंस मतलब जहां पर जरूरी हो वो डिसाइड करना है, रीजनेबली डिसाइड करना है, और अपने प्रिंसिपल के साथ में कम्युनिकेट करके उसके इंस्ट्रक्शंस ऑब्टेन करने हैं कि सर ये सिचुएशन है, इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर समय श्रुति खट्टड़े या मिदुष मोदी को एजेंट किसी ने अपॉइंट किया है तो मिदुष मोदी हर तीसरे मिनट अपने प्रिंसिपल को फोन फोन करता रहे, सर अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब बताओ क्या करूँ, अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। सर पीट लेगा प्रिंसिपल यदि तुमने इस तरीके से कर लिया तो। इसलिए एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, सर रीजनेबल डिलीजेंस यूज लेना है। ठीक है। चलिए हर समय नहीं, या बिल्कुल कम भी नहीं, जहां जरूरत है वहां भी बात नहीं करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जहां जरूरत नहीं है वहां भी उसको पोकिंग करते रहो कि नहीं 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 सर ऐसा हो गया बताइए क्या, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ ड्यूटी, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। देखो सर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, एक्स ने एजेंट ए को अपॉइंट किया, प्रिंसिपल ने एजेंट ए को अपॉइंट किया, बोला ये चीज मार्केट से खरीद के लानी है, इसको खुद के बिहाफ पे डील नहीं करना है, ओन अकाउंट में डील नहीं करना है। इन द सेंस वो लकड़ी मेरे पास पड़ी है तो मेरे से ले लो, या मेरी फर्म से दिला दी, खुद की फर्म से दिला दी, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये बात यदि बिना, अच्छा एजेंट ने प्रिंसिपल की परमिशन से ऐसा किया कि सर मार्केट से लोगे इससे तो मेरे से ही ले लो, तो आपको यही हो जाएगा या इतना फायदा हो जाएगा, या फायदा नहीं भी हो रहा है, फायदा नहीं भी हो रहा है तो भी बोला सर मार्केट से भी ये रेट में लोगे इससे तो मेरे से ही ले लीजिए, तो प्रॉफिट घर का घर में रह जाएगा, कहीं और बाहर नहीं जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि बता के ओन अकाउंट पे डील किया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिना बताए डील किया है तो ही कैन रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन, यदि इसको बाद में पता पड़ता है तो, या फिर क्लेम
जो भी एजेंट ने बिना बताए बेनिफिट कमा लिया है उस ट्रांजैक्शन से, वो ये क्लेम कर सकता है। दोनों में से जो उसको समझ आए, प्रिंसिपल वैसा कर सकता है यदि एजेंट ने बिना बताए अपने अकाउंट पे डील कर लिया है तो। पढ़ भाई इसको। Duty not to deal on his own account. Agent should not deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, the principal may repudiate the transaction, section 215, और or claim from agent any benefit which may have resulted from transaction, section 216. ठीक है, और नहीं है, एंड भी हो सकता है, ये दोनों कर सकता है, दोनों में से एक समझ में आए वो कर सकता है। ठीक है, जो भी उसको समझ में आए। तो 215-16, सर एजेंट को अपने खुद के अकाउंट पे डील नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये दो बातें हो सकती है। ठीक है, ये दो तीन एग्जांपल्स पढ़ते हैं अपन। पहला एग्जांपल श्रुति। Example: A directs B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C. A, on discovering the same, may repudiate the sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to him. सर ए ने बी को अपॉइंट किया, जा मेरी एस्टेट बेच के आ। बी ने खुद के लिए इन द गार्ब ऑफ सी, इसका कोई ब्रदर या इसका कोई फ्रेंड या इसका कोई मिलने वाला या इसकी वाइफ या जो भी है, बस खुद खुद के लिए इन द गार्ब ऑफ सी खरीद ली। बाद में ए को ये बात पता पड़ती है तो ए में रेपुडिएट द ट्रांजैक्शन यदि ई कैन शो, या उसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन उसके लिए डिसएडवांटेजियस रहा है। मार्केट में किसी और को बेचता तो मेरे को 10 लाख रुपए ज्यादा मिलते इस रियल एस्टेट पे, पर इसने तो खुद के रिलेटिव को बिकवा दी तो 10 लाख रुपए सस्ती बिकवा दी। यदि ये प्रूव कर देगा तो रेपुडिएट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इफ ही कैन शो दैट ही हैज डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी मटेरियल फैक्ट, और या तो उसने कोई फैक्ट छुपाया है डिसऑनेस्टली, एजेंट ने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में ट्रस्ट तोड़ दिया है। ठीक है, फिर गायेगा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, और दैट द सेल हैज बीन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल। Example 2. A directs B to sell A's estate. B, on looking over the estate before selling it, finds a mine on the estate which is unknown to A. B informs A that he wishes to buy the estate for himself but conceals the discovery of the mine. A allows B to buy in ignorance of the existence of the mine. A, on discovering that B knew of the mine at the time he bought the estate, may either repudiate or accept the sale at his option. Wordable. वेरिएबल या तो चलने दो या मे, हर जगह अपन वर्ड मे यूज ले रहे हैं। प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चलने दे सकता है, लेकिन यदि उसको फर्क पड़ता है कि यार गड़बड़ झाला हुआ है तो फिर वो ही मे रेप्यूडिएट। अच्छा, यहाँ पर एजेंट ए, मतलब ए ने बी एजेंट को डायरेक्ट किया कि मेरी एस्टेट बेच के आ। बी ने एक बार उसको बेचने से पहले देखा तो उसको समझ आया, समझदार आदमी था, पता पड़ गया कि इसमें तो खदान है, माल निकलेगा अंदर से इस जमीन से। ठीक है, तो उसने ये खुद ने ही बोल दिया ए को कि सर आपने मेरे को बेचने का बोला है, मैं खुद ही खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, बता दिया, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट में बता दिया कि भाई बता रहा हूँ मेरे को ही चाहिए, ठीक है मुझे ही भेज दो ना। ठीक है, पर उसने ये नहीं बताया कि मैं, मेरे को वहां खदान मिली है, इसलिए तोड़ दिया उसने। एजेंट होने का जो फिड्यूशरी जो रिलेशनशिप था वो खत्म कर दिया ना, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप। यस सर। तो सर उसको पता नहीं था, उसने भेज दी, ठीक है तू ही रख ले भाई, मेरे क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ पर फिड्यूशरी जो ट्रस्ट है वो टूट रहा है। बाद में पता पड़ा कि यार इसने तो इसलिए खरीदा क्योंकि यहाँ माइन थी, इसको पता था। ठीक है, ही में आइदर ए में आइदर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट द सेल एट हिज ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। Example 3. A directs B, his agent, to buy a certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. ठीक है, ए ने बी को बोला जा मेरे ब्याह पे वो घर खरीद के आ यार। ठीक है, बी ने झूठा झूठी बोल दिया, उसको इतना पसंद आया वो घर, झूठा झूठी बोल दिया कि सर वो घर तो बिकाऊ नहीं है भाई, नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कह के
खुद ने वो घर खरीद लिया, ठीक है, कत्ल हो गया यहाँ पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का, यस सर कत्ल हो गया। तो सर ही इज डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद के अकाउंट पे डील कर रहा है, वो खुद ने जाके खरीद लिया। ए को जब पता पड़ा, में कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ही में ऑन डिस्कवरिंग दैट बी ने वो घर खुद के लिए खरीद लिया, कंपेल हिम टू सेल इट टू ए, कि भाई बेचना पड़ेगा आपको ये, या फिर नहीं सॉरी, वो उसे कंपेल कर सकता है कि ये घर तेरे को मुझे बेचना पड़ेगा एट द प्राइस ही गेव फॉर इट, जो भी प्राइस में तूने खरीदा तुझे उस प्राइस में मुझे बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने खुद के अकाउंट पे डील कर दिया, विच इज नॉट करेक्ट एज पर सेक्शन 215 216 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। सिक्स्थ ड्यूटी, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। सर एजेंट को बोला जा मार्केट से 100 टन लकड़ी खरीद के ला, इसने हर टन पे 100 रुपया अपना खुद का मार्जिन रख लिया, यानी कि बीच में 10,000 रुपये बना लिए खुद ने। बताया मार्केट से 900 रुपये में खरीदा, बताया 1,000 टन है, ठीक है, 1,000 रुपये का 100 रुपये बीच में खुद ने हर टन पे रख लिया, 10,000 रुपये का सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये ड्यूटी के अगेंस्ट है, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, ठीक है, पढ़ भाई। Duty not to make secret profits. Secret profit means any advantage obtained by the agent over and above his agreed remuneration, and which he would not have been able to make it if he would not have been in the position of an agent. It is the यदि duty of an agent. यदि वो एजेंट की पोजीशन में नहीं होता तो इस तरीके का प्रॉफिट कभी नहीं बना सकता था। और सीक्रेट प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने एजेंट को उसके कामों के लिए देने का वादा किया उससे अबव उसने सीक्रेटली बना लिया, ठीक है, जो वो नहीं बना पाता यदि वो एजेंट की जगह पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। It is the duty of an agent not to make any secret profit in the business of agency. His relationship is of fiduciary nature, and this requires absolute good faith in the conduct of agency. ड्यूशरी विश्वास वाला रिलेशनशिप, एब्सोल्यूट गुड फेथ, सर न केवल पार्टनरशिप में but as well as in principal agency relationship, sir absolute good faith। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, सब एजेंट पढ़ा है ना अपन ने, सब एजेंट पढ़ा है ना, कई बार नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर होता है या कस्टमरी प्रैक्टिस होती है तो एक अलग बात है, बाकी डेलीगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पढ़ भाई। Duty not to delegate, Section 190. An agent cannot lawfully employ to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade or from the nature of agency, a sub-agent must be employed. देखो जो काम आपने खुद ने पर्सनली करने के लिए लिया है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली, उस काम को डेलीगेट नहीं करना है जब तक कि कस्टमरी प्रैक्टिस नहीं हो उस पर्टिकुलर धंधे की, ट्रेड की कस्टमरी प्रैक्टिस नहीं हो कि हाँ आप कर सकते हो, या फिर एजेंसी का नेचर ऐसा है कि वहां पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर एक सब एजेंट आप अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कि सर कैसे, कि सर ऐसे, कि सर हमारा विदुष मोदी जो है, जो आज वीडियो ऑन कर ही नहीं रहा है, तो मिदुष मोदी ने एक, क्या हो गया मिदुष मोदी, क्या चेप रहे हो? नहीं सर। तो वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत हो रही है? सर बस डिनर अभी खत्म किया। वो तभी मैंने कहा ना क्या चेप रहे हो, ठीक है, चलो आ जाओ। मिदुष मोदी जो है वो बिल्डिंग्स बनाने का और कंप्लीट लॉक एंड की के साथ में फ्लैट्स देने का काम करता है, लॉक एंड कीज के साथ में, ठीक है। अब मिदुष मोदी ने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाने का काम किसी से लिया, जिससे भी लिया, मान लो ओबेरॉयज से लिया इसने, ठीक है। ओबेरॉयज को इसकी बिल्डिंग बनाने पे बहुत विश्वास है कि ये अच्छी चीज काम में लेता है, हमारा नाम भी एसोसिएटेड है जिसको भी फ्लैट बेचेंगे। तो सर ओबेरॉयज ने इससे एक्सपेक्ट किया था, बोला भी था कि सर आपको पर्सनली सारा काम करके देखना है, बट देखो अब
सर विदुष मोदी है, विदुष मोदी का ऑफिस है, जरूरत पड़ने नेचर ऑफ द वर्क ऐसा है कि इसमें जरूरत पड़ने पे वो बाहर से ये जो होते हैं ना सीमेंट वगैरह का काम करने वाले, उनको बुला सकता है। सर जब स्टेज आएगी तब कारपेंटर्स को बुला सकता है, पेंटर्स को बाहर से बुला सकता है। ये नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है, सारा खुद देख रहा है मतलब, लेकिन करने के लिए उसको अलग अलग टीम्स की जरूरत पड़ेगी ना, वो तो बाहर से बुला सकता है ना। हाँ सर, नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ ऐसा है, ठीक है, या कस्टम ऑफ ट्रेड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट, एट ड्यूटी बढ़ गई, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल। Agent's duty to pay sums received from principal, section 218. Agent is bound to pay to his principal all sums received on his account after certain dedications allowed by the Act. कुछ डेडिकेशंस डिडक्शंस होने चाहिए, डिडक्शंस अलाउड बाय द एक्ट, ठीक है, डेडिकेशंस नहीं डिडक्शंस। सर क्या, सर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी पैसा थर्ड पार्टी से रिसीव किया है वो सारा उसको प्रिंसिपल को देना होता है आफ्टर जो भी डिडक्शंस है वो अलाउड डिडक्शन। सर कैसे डिडक्शन, जैसे कि सर इसको जमीन बेचने पे 1% कमीशन का बोला था, जो भी प्राइस पे बिकेगी उसका 1% कमीशन रहेगा। तो सर थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट, थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट को मान लो 1 लाख रुपया दिया, तो उस 1 लाख में से 1,000 रुपया ये अपना रख के जो इसका कमीशन है, बाकी 99,000 देने का ड्यूटी है, विद दिस 1,000 एक्सेप्शन। समझ में आया? यस सर। तो आफ्टर डिडक्शन अलाउड बाय द एक्ट, कौन सा एक्ट रे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट? अरे नहीं सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट का ये बड़ा है ना इसलिए कोई कानून को रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ना। Confidentiality. Duty not to use any confidential information received in the course of agency against the principal. वो एक तुमने हिंदी की एक कहावत सुनी है, यदि हिंदी अच्छी होगी तो डेफिनेटली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ऋचा जी, एंसल जी, दर्शित जी, प्रिशा जी वीडियोस ही ऑन नहीं करते हैं जी, कर्नावट जी भी नहीं करते हैं, देवांश जी भी नहीं करते हैं, दिशी अग्रवाल भी नहीं करती है, कविश भी नहीं करता है, कनव का तो कहना ही क्या है। कनव, ऋचा जी आपने एक कहावत सुनी है? कौन सी? हाँ भी बोल दिया, सुनी नहीं उसके पहले ही हाँ भी बोल दिया। ओ माय गॉड, इतना गला बैठा हुआ है इनका, जैसे सारी सर्दी है ना मुंबई में ही पड़ रही है क्या? है ऋचा जी? नहीं पता नहीं सर, चलो आ जाओ। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, सुना है ये? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस एवरीवन? ठीक है, मतलब हमने उसको सब कुछ सिखाया और वो हम ही से म्याऊं म्याऊं करके हमारे ऊपर ही मतलब अटैक कर रही है, ठीक है। तो ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने वो काम करने के लिए एजेंट को सारी इंफॉर्मेशन दी, तो उसमें से है ना इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही यूज करने के लिए काम लेने लग गया। यस सर, ऐसा नहीं करना है, उसकी ड्यूटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की, ठीक है। तो सर ये 9 ड्यूटीज हैं जो कि ड्यूटीज, लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस हैं एजेंट की प्रिंसिपल के प्रति, ठीक है। यही उसके राइट्स भी होंगे, किसके? प्रिंसिपल के होने चाहिए ना। यस सर। आइए अब अपन चलते हैं राइट्स ऑफ एन एजेंट, कि सर अभी तक तो ड्यूटी ड्यूटी, बट आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे मेरे राइट्स तो चाहिए पर मैं मेरी ड्यूटीज नहीं निभाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। या आप पे केवल ड्यूटीज ही ड्यूटीज थोप दी जाए, आपको कोई राइट्स ही नहीं मिले, अभी बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, ठीक है। चलिए, तो सर राइट्स ऑफ एन एजेंट पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था ना कि सारा सम एजेंट ने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव किया है वो उसको दे देना है। यस सर।
तो सर उसमें राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट की सर जो इसका एक कुछ सम्स बनता है वो रख के बाकी का अमाउंट प्रिंसिपल को देना है। तो सर क्या क्या रख सकता है राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, क्या क्या रख सकता है? पढ़ना। Right to retain out of sums received on principal's account, section 217. Agent can retain out of any sums received on account of the principal in the business of agency for the following payments. All money is due to himself in respect of advances made. देखो सर, प्रिंसिपल के काम करने के लिए एजेंट ने अपनी जेब से जो भी एडवांस दे दिए हैं, मान लो प्रिंसिपल ने बोला जा यार मेरे लिए 100 किलो गेहूं खरीद के ला, तो ये फार्मर के पास में गया, फार्मर ने कहा 1 महीने बाद मिल जाएगा लेकिन आपको 500 रुपये अभी एडवांस डिपॉजिट कराने रहेंगे। तो इसने खुद की जेब से दे के आ गया कि ये रख लो और जब 1 महीने बाद बाकी का माल दोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जो भी एडवांसेस इसने अपनी खुद की जेब से खर्च किए हैं वो सारा का सारा प्रिंसिपल के लिए कोई पेमेंट आया ना उसमें से पहले ही एडवांसेस एडजस्ट करके फिर बाकी का अमाउंट दे सकता है। सेकंड, In respect of expenses properly incurred by him in conducting such business. सर जो भी एजेंसी का काम करने के लिए उसने एजेंसी बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए प्रॉपरली, गलत तरीके से नहीं कि सर छोला कुलचा जश ने खाया तो 100 रुपए का बिल बनवा लिया 200 रुपए का, नहीं। या फिर जाना कहीं था, रास्ते में खुद का हॉल्ट लेके होटल में रुक गया, मजे किए, फिर आगे काम पे चला गया, तो क्या ये प्रॉपरली इसने काम के लिए खर्चा किया? नहीं सर। तो सर जो एक्सपेंसेस उसने प्रॉपरली किए फॉर कंडक्टिंग द एजेंसी बिजनेस वो सारे एक्सपेंसेस, देखो कीवर्ड्स हैं, एडवांसेस का ए, एक्सपेंसेस का ई, जो कि प्रॉपरली इनकर्ड है एईपी, ठीक है, एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड, ठीक है। सी पॉइंट पर भाई, Such remuneration as may be payable to him for acting as agent. तीसरा रेम्यूनरेशन जो उसका बनता था एजेंसी के काम के लिए, एडवांसेस, एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड एंड रेम्यूनरेशन, ये तीनों एडजस्ट करने के बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो देना है प्रिंसिपल को, ठीक है। पढ़ भाई लास्ट लाइन। The right can be exercised on any sums received on account of the principal in the business of agency. जो भी अमाउंट मिला है उसके लिए उस पर ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पहला तो था राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, दूसरा है राइट टू रेम्यूनरेशन 219, पढ़ गई। Right to remuneration, section 219. The agent in the normal course is entitled for remuneration as per the contract. Usually, the agent is entitled for remuneration only on the completion of the act, but irrespective of that, he can still retain the money received on account of sale, even if the whole of the goods have not been actually sold or sale not complete. ये थोड़ा सा कहते हैं ना डगमग वाला पॉइंट है क्या सर? वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से एजेंट अपना जो भी रेम्यूनरेशन है उसके लिए एंटाइटल्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि नहीं नहीं, जैसे जैसे स्टेज में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको देते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है नहीं, पूरा काम एंड में होगा तभी हम आपको देंगे। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है, प्रिवेलिंग होता है, बट यूजुअली यूजुअली क्या होता है उसमें नहीं भी लिखा हुआ हो, या यूजुअली सर एजेंट इज एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जो उसको दिया है ना, जमीन बेचने का काम दिया है, ठीक है सर, जमीन है 10 करोड़ रुपए की, ठीक है सर, 1 करोड़ अभी तक एडवांस मिला है, जमीन पूरी बिकी नहीं है, बस अभी तक सौदा तय हुआ है, 1 करोड़ रुपए का एडवांस मिला है। सर ये है ना, क्या जमीन पूरी बिक गई? नहीं सर। तो क्या इस 1 करोड़ रुपए जो एजेंट ने रिसीव किया इसमें से अपना रेम्यूनरेशन रख सकता है? नहीं सर, जनरली तो नहीं रखना है, क्योंकि जनरली यूजुअली क्या होता है, जिस दिन पूरा काम हो जाए, 10 करोड़ रुपए आ जाए, जिस दिन 10 करोड़ रुपए आ जाए उस दिन जो है
उसको वो रखना है, अपना रेम्यूनरेशन के लिए एलिजिबल होता है। बट irrespective of that, तो भी he can still detain the property, detain the money received on account of sale, even if the whole of the goods have not been actually sold or sale not complete. कई बार क्या होता है, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को 500 यूनिट्स किसी चीज के बेचने के लिए देगी, ये तेरे को बेचने अभी मेरे बिहाफ पे सर, अगले 2 महीने में बेचने हैं। चलो ये बेचने निकलता है, 300 यूनिट तो ये बेच देता है, बाकी 200 अभी तक बिके नहीं, तो इन 300 बोला हर यूनिट पे तेरे को हर यूनिट पे 10 रुपए का कमीशन दूंगा। तो अगले 10 दिन में इसने 300 यूनिट बेच दिए, ठीक है। तो सर हालांकि पूरे नहीं बिकी है, पर इन पे तो इसका 10 रुपए का तो अधिकार है। यस सर, irrespective of that he can still retain 300 वाला ये 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए रख सकता है। मतलब कहना ये चाह रहे, नहीं करना चाहिए नॉर्मली, तो पूरा का पूरा काम होने के बाद में होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है, तो भी जो उसने जितना काम किया है, अपन ने सूट फॉर क्वांटम मेरिट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये सर क्वांटम मेरिट पढ़ा है ना, जितना काम किया उतना तो कर ही सकते हो। तो देखो जमीन वाले केस और इस वाले केस में फर्क देखना, जमीन में तो अभी एडवांस मिला है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, पूरी बिकी नहीं है। इसमें क्या हुआ है, अधूरा काम हुआ है, ठीक है। तो दोनों के नेचर ऑफ एग्जाम्पल में फर्क है। तो उधर तो देखो वैसे तो एंड में ही मिलना चाहिए, पैसा जब पूरा हो जाए डील तब, लेकिन इधर क्या है कि सर इधर एंड में नहीं, इधर जितना किया है उतना भी फिर भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर In the absence of any agreed amount of remuneration, he is entitled for usual remuneration, which is customary in the business. यदि कोई रेम्यूनरेशन एजेंट के लिए तय नहीं किया गया इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उससे फ्री में काम करा लोगे, ठीक है। तो सर ही इज एंटाइटल्ड फॉर यूजुअल रेम्यूनरेशन विच इज कस्टमरी इन द बिजनेस। जैसे मान लो हमारे मान लो हमारी प्रशा जी हैं जो कि वीडियो ऑफ करके बैठ गई हैं, ठीक है, उनको मजा आता है बहुत वीडियो ऑफ करके बैठने में। प्रिशा जी जो है, प्रिशा जी कहलाने पे ही क्यों वीडियो ऑन होता है? सॉरी सर, खा रहे थे। अरे बाप रे, सबकी नजर लग जाएगी सर, आप समझते नहीं हो। सब घर पहुंच जाएंगे चाउमीन मोमोज और ये सब खाने को, है ना भाई कनव? हाँ सर, छोड़ेंगे थोड़ी ना। चलो नेक्स्ट। तो सर अब क्या एग्जांपल दे रहा था यार मैं, हाँ, मान लो प्रिशा जी हैं, प्रिशा जी ने एक एजेंट को अपॉइंट किया कि ये मेरा एक फ्लैट है, तेरे को बेचना है और 3 करोड़ रुपए में बेचना है। ओके सर, कोई एजेंट के लिए उन्होंने रेम्यूनरेशन तय नहीं किया, तो सर यूजुअली उस बिजनेस में जितना चलता है रेम्यूनरेशन कस्टमरी प्रैक्टिस होता है। क्या चलता है कि इफ द डील इज ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, यानी कि बिग डील है, तो उस पर 1% एजेंट का कमीशन रहेगा या रेम्यूनरेशन रहेगा। इफ द डील इज स्मॉल डील देन देयर विल बी 2% कमीशन ऑफ द एजेंट। 1 करोड़ रुपए से कम का है तो 2% सेल प्रोसीड्स का एजेंट रखेगा, ठीक है सर। तो 3 करोड़ में बेचा, तो कस्टमरी प्रैक्टिस है, एक भले ही तय नहीं किया 1% तो लेगा ही लेगा, ठीक है भाई। तो यूजुअल रेम्यूनरेशन के लिए वो एंटाइटल है विच इज कस्टमरी इन द बिजनेस, यदि तय नहीं किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अपन पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू रेम्यूनरेशन, उसमें ये सब बातें। नेक्स्ट पॉइंट, However, an agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of business which he has misconducted. Section सर 220. कई बार एजेंट ने मिसकंडक्ट कर दिया, ढंग से एजेंसी का बिजनेस कंडक्ट नहीं किया, तो जितने पार्ट के लिए उसने मिसकंडक्ट किया उतने पार्ट के लिए नो रेम्यूनरेशन। फिर तुम गड़बड़ ज्यादा कर रहे हो तो फिर रेम्यूनरेशन कैसे मांग रहे हो रे, ठीक है, पढ़ना भाई। Example: A employs B to recover 1 lakh from C and invest it in securities that give good returns. B recovers the amount and lays out 90,000 on good securities but lays out 10,000
on securities which he ought to provide poor returns, whereby A loses 2,000. B is entitled to remuneration for recovering the 1 lakh and for investing the 90,000. He is not entitled to any remuneration for investing the 10,000 and he must indemnify A for 2,000. जो काम सही किया है उनके लिए तो आप रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, और जो काम गलत किया है उसके लिए रेम्यूनरेशन तो मिलेगा नहीं, उल्टा जो एजेंट को नुकसान हो गया उसके लिए आपको उसे इंडेमनिफाई और करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A employs B to recover 1 lakh from C. Because of B's misconduct, the money is not recovered. B is entitled to no remuneration for his services and must make good the loss. इस कारण जो भी लॉस और हो गया है वो और बी को पूरा करना पड़ेगा। वहां जाके ए ने बी को एम्प्लॉय किया, मान लो हमारे रिचा ने एंसल को एम्प्लॉय किया, किस चीज के लिए? कि रिचा ने एंसल को वसूली के लिए एम्प्लॉय किया कि जा तेरे को साइड इनकम कराती हूँ, मेरा इतना पैसा 1 लाख रुपए किसी और के पास में पड़ा है, वो तेरे को वसूल के लाना है। तो वसूली भाई पहुंचे वहां पर, वसूली भाई ने ऐसी गाली गलौज थप्पड़ उप्पड़ चलाई कि अब वो इतना नाराज हो गया कि अब तो कुछ भी नहीं दूंगा, तू कर ले जो करना है। तो रेम्यूनरेशन तो खैर मिलेगा ही नहीं, उल्टा जो ये गाली गलौज करके आपने इनका लॉस करा दिया है ना, उसके लिए आप इनको इंडेमनिफाई करेंगे, जो भी लॉस हुआ है तुम्हारी इस हरकत के कारण उसके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? एंसल फर्नांडीज कहाँ चले गए? सर इधर ही खा रहा हूँ। अरे मेरी क्लास का नाम खाना क्लास है क्या या डिनर क्लास है क्या? हैं? नहीं सर। सबसे ज्यादा तू ही मेरे को खाना खाते हुए मिलता है इनसे। अरे सर मम्मी ने कर दिया सब। हैं? मम्मी ने कर दिया सब। मम्मी पे बिल फाड़ रहा है तू। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मम्मी को ही बोल दूंगा इसको 8:30 से 9:30 खाना मत दिया करो, या तो 8 बजे दे दो या 9:30 दे दो, बोल दूं? चलेगा सर। मम्मी कहेगी आग लगे ऐसी लॉ की क्लास को। चलो आ जाओ। एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। लियन का मतलब क्या होता है? लियन का मतलब होता है राइट टू फिजिकल पोजेशन। कि सर एजेंट का प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे कोई लियन हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जो भी पैसा एजेंट का बाकी है उसके लिए प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को अपने पास में दबा के रखता है। प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल वो कोई फ्लैट या कोई चीज ही हो। सर प्रॉपर्टी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स भी आ जाती हैं कि जब तक तुम मेरे को मेरा पैसा नहीं दे देते तब तक ये बुक्स जो हैं वो मैं नहीं दूंगा तुमको। लियन उस पर भी हो सकता है। ठीक है, आओ पढ़ो भाई। Agents lien on principal's property, section 221. In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain the goods, papers, and other property, movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement, and service in respect of the same has been paid or accounted for him. The conditions of this right are एक बार रुक जाओ। Mhm. इन दी एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चलोगे भाई, कब एजेंट को अपना पैसा मिलना है, क्या वो रोक सकता है नहीं रोक सकता है वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है तब तो वो फॉलो होगा। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट में इसके जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके कॉन्ट्ररी या अपोजिट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। क्या? कि सर अपोजिट लिखा हुआ है तब तो वो, अपोजिट नहीं लिखा हुआ है तो ये होगा। एजेंट प्रिंसिपल के गुड्स, दूसरी प्रॉपर्टीज चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, पेपर्स, ये सब पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, जो उसको प्रिंसिपल के द्वारा रिसीव हुई है, जब तक कि जो उसको अमाउंट ड्यू है, चाहे उसके रेम्यूनरेशन का, चाहे उसकी सर्विसेज का, चाहे उसके कमीशन का। रेम्यूनरेशन तो होता है चाहे सैलरी टाइप, यार हर महीने तू मेरे को रिप्रेजेंट कर मैं तेरे को देता रहूंगा।
कमीशन होता है ये काम करा दे तो 1% 2% जो भी कमीशन है वो किसी भी रूप में डिसबर्समेंट जो उसने के बिहाफ पे पैसा दे दिया हो, डिसबर्स कर दिया हो, ठीक है, उस एजेंसी रिलेशन